नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की, और खबर यह है कि गोल्ड पर जीएसटी की दर बढ़कर 9% तक हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी 5% तक की कमी यहां पर सरकार कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, गोल्ड पर जीएसटी 6% से बढ़कर 3% से बढ़कर 9% हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी में भी 5% की कटौती हो सकती है। इसे 10% से घटाकर 5% करने पर विचार हो रहा है। इस वक्त की आप बड़ी खबर देख पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं, और साथ ही हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर मेहता, मेरा आपसे सवाल ये होगा, दो खबरें हैं आप लोगों के लिए, एक अच्छी खबर एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएगी 5%, ऐसी संभावना दिख रही है। और दूसरी खबर यह है कि जीएसटी की दर 3% से बढ़ाकर 9% करने पर विचार हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही समझने की जरूरत है कि गोल्ड पर ड्यूटी कम हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी गोल्ड पे करंटली 10% ड्यूटी है और 3% जीएसटी है। परंतु यदि सरकार गोल्ड पे ड्यूटी कम करती है तो जीएसटी अवश्य बढ़ाएगी। लेकिन ये भी समझना होगा कि सरकार का सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड का इश्यू अभी चालू है और जो 27 तारीख तक शुरू रहने वाला है, तो उसमें ऑलरेडी 10% ड्यूटी को कवर किया गया है। तो सरकार कैसे अभी ड्यूटी घटाने की बात कर सकती है जब 27 तारीख तक सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड का इश्यू शुरू है? तो मेरे ख्याल से ये खबर, मेरे ख्याल से इसमें कोई तथ्य नहीं है। नहीं, आप तो एक टाइमिंग को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि अभी कैसे कर सकती है, लेकिन अभी कोई टाइमिंग आई नहीं है। हो सकता है कि बजट के दौरान इस तरह का कोई फैसला लिया जाए। बिल्कुल, ये जरूर हो सकता है, क्योंकि सरकार के समक्ष 2-3 बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ये दिक्कत सबसे पहली तो स्मगलिंग की दिक्कत है, दूसरा एक्सपोर्टर को बढ़ावा देना है, और तीसरा सरकार चाहती है कि जो ये आईजीएसटी रिफंड का वगैरह इश्यू है ये सॉल्व हो जाए। तो इसकी वजह से ये सरकार सोच सकती है कि भाई ड्यूटी कम कर दे और जीएसटी, जितना ड्यूटी कम करे उतनी जीएसटी बढ़ाए। लेकिन यदि सरकार ऐसा करती है तो जो डोमेस्टिक ज्वेलर है उनको रिटेल कस्टमर से इतना जीएसटी गोल्ड के प्राइस के ऊपर लेने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप कह रहे हैं कि इससे दिक्कतें आएंगी, लेकिन मिस्टर खंडेलवाल, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? इन दोनों फैसलों को अगर ऐसा होता है तो आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि चूंकि जीएसटी को लेकर के लगातार आप लोगों ने डिमांड की थी कि गोल्ड के ऊपर जीएसटी की दर कम होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों की डिमांड को यहाँ पर एक्सेप्ट भी किया गया, 3% ही दर रखा गया था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इसे बढ़ाकर 9% करने पर विचार चल रहा है। पहली बात तो मैं मेहता जी को करेक्ट कर दूं कि गवर्नमेंट ने जिस समय ये ड्यूटी बढ़ाई थी उस समय कैड का प्रॉब्लम था, न कि मंशा थी गवर्नमेंट की इसमें अर्निंग बढ़ाने की, और कैड की वजह से क्या प्रॉब्लम था। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कम करना ही चाहिए। यहाँ तक सवाल है इंडिया में टैक्स बढ़ाने का। 3 की जो डिमांड है, 3 आज अभी तक के रेजिस्टेंस है लोगों का, अभी तक के हजम नहीं हुए लोगों को, कस्टमर को टैक्स। 3 का 2 करेंगे तो स्वागत है, 3 का 3.5 भी होगा तो इंडस्ट्री भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कस्टमर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पूरी तरह से कियोस हो जाएगा, लोग बुक्स के बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। सर, टैक्स देने में हमेशा कियोस ही क्यों होता है? ये एक चिंता की बात है। अगर टैक्स यहाँ पर हम लोग नहीं देंगे, कभी भी नहीं होती है, क्योंकि टैक्स ये समझना चाहिए कि इस कमोडिटी का कॉस्ट क्या है, तो टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। टैक्स हम ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार है, आप कम टैक्स करो, रेवेन्यू बढ़ता है उससे कभी भी नहीं। ये तो फिर बाकी प्रोडक्ट पर भी लागू होगा ना सर? नहीं सर, बाकी प्रोडक्ट का इसका कंपैरिजन नहीं है। 30 लाख रुपए किलो की प्रोडक्ट और कोई नहीं, और दूसरी तरफ आपको 5% ड्यूटी में राहत भी तो दी जा रही है। अगर यहाँ पर 6% जीएसटी बढ़ती है तो 5% आपका इंपोर्ट ड्यूटी भी कम होने वाला है। वो लैंडिंग कॉस्ट के बाद ही इंडिया के मार्केट के अंदर कंज्यूमर उसको देखता है, लैंडिंग कॉस्ट के बाद ही। उसके पहले ड्यूटी 10 लग रही, 5 लग रही, 15 लग रही, उससे कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है। उनके बिल पे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंडिया में अगर 3 की जगह 4 भी हो जाएगा तो ये बिजनेस फिर से बुक्स के बाहर जाएगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम होगा। जितनी टैक्स बढ़ेगा उतना रेवेन्यू इंडिया का कलेक्शन कम होगा। ये तो बोलने की जरूरत नहीं, इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके,
ठीक है, लेकिन मिस्टर मेहता, आप प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? अगर ये दोनों फैसले लिए जाते हैं, जीएसटी की दर 6% बढ़ाई जाती है और इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की कटौती की जाती है, तो इन दोनों फैसलों के बाद आप गोल्ड के प्राइस को कहां देख रहे हैं? नहीं, गोल्ड का प्राइस तो डेफिनेटली इससे नीचे आएगा, क्योंकि आज जब 100 रुपए की चीज पे आप 10 रुपया ड्यूटी लगा के फिर 3% जीएसटी लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट 113 रुपए 30 पैसे होता है। हाँ। और जब आप 100 रुपए की चीज पे 5% ड्यूटी लगा के फिर 9% जीएसटी लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा तो कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम जरूर होगा। लेकिन मैं बिल्कुल नितिन खंडेलवाल जी की बात से सहमत हूँ कि रिटेल कस्टमर को लैंडेड प्राइस से ही मतलब है। उसे वो 30 लाख रुपए किलो के आइटम पे 9% या 10% जीएसटी नहीं दे सकता। ये वापस पूरा सेक्टर बहुत मुश्किल से डिमोनेटाइजेशन के बाद ऑर्गेनाइज्ड होने चला था। ये अगर ऐसा हुआ तो वापस अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सपोर्टरों और डोमेस्टिक ज्वेलर्स के बीच में कहीं पर बैलेंसिंग की जरूरत है। दोनों की अलग अलग किस्म की रिक्वायरमेंट है। ओके, मिस्टर खंडेलवाल, क्या आप, चूंकि ये खबरें अभी सोर्सेस के हवाले से आई हैं, क्या इसके अगेंस्ट में आप लोग सरकार से कुछ अपील करेंगे कि ऐसा ना किया जाए? पहली बात तो इस खबर को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये एक रूमर में समझ रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती, गवर्नमेंट के पास हमने कई बार कंसर्न दिया है कि 3% जीएसटी ज्यादा है। रेवेन्यू न्यूट्रल रेशियो, रेवेन्यू इक्वल रेशियो जो इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को बता रहे हैं, 1% का टैक्स 3% लेके गई है। अभी इंडस्ट्री उसी को डाइजेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा टैक्स 1% है। एक्साइज तो अभी लगा था और वो 80% इंडस्ट्री को अप्लीकेबल ही नहीं था। ये रूमर है, इस पे मैं रिएक्ट भी करना नहीं चाहता, क्योंकि प्योरली रूमर है, ये ऐसा कुछ होने जाना नहीं है। चलिए, तो आपको इस बात का पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा? आपका ये मानना है कि इससे इंडस्ट्री को बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खंडेलवाल आपका, और सुरेंद्र मेहता आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय इस खबर के ऊपर रखने के लिए। लेकिन गोल्ड से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर है, और खबर यह है कि सोना सस्ता हो गया है। और अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बेहद खुशखबरी है। पिछले 3 महीने में सोने के दाम करीब 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक कम हो गए हैं। क्या है कीमतों में इस भारी गिरावट की बड़ी वजह, और क्या आगे भी कीमतें कम हो सकती हैं? इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। अब आपको सोना खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। मनपसंद ज्वेलरी खरीदने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार समेत घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। सिर्फ 3 महीने पहले मुंबई में 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बिकने वाला सोना अब 29,600 रुपए के आसपास बिक रहा है। इस दौरान दिल्ली और अहमदाबाद में भी भाव 31,025 रुपए से घटकर 29,600 के करीब पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतों में गिरावट फिलहाल थमने वाली नहीं। इस साल के अंत तक भाव 200 से 300 रुपए तक और घट सकते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर सोने की कीमतों में भारी गिरावट क्यों आई है। लंबे समय तक निवेशकों का पसंदीदा रहने वाला गोल्ड अब उनकी नजरों से क्यों दूर हो रहा है? वजह साफ है। हाल के महीनों में दुनिया भर के शेयर बाजारों में शानदार तेजी ने सोने की सुरक्षित निवेश मांग घटा दी है। साथ ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हुआ है, और मजबूत डॉलर हमेशा सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ाता है। इसके अलावा अमेरिका में टैक्स रिफॉर्म बिल पास होने की संभावना भी बढ़ गई है। टैक्स रिफॉर्म बिल पास हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा, जिसका सीधा नेगेटिव असर सोने की कीमतों में और भी दिख सकता है। 12 से 13 दिसंबर को अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बैठक है, जहां पर ब्याज दरें बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होनी है। जानकारों का मानना है, अगर दरें बढ़ाने का फैसला होता है तो सोने की कीमतों में और गिरावट बढ़ सकती है। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया। तो गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। पिछले 3 महीने में गोल्ड का भाव करीब 1400 रुपए तक लुढ़क चुका है स्पॉट मार्केट में। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय केडिया, तेज गिरावट आई है गोल्ड की कीमतों में, स्पॉट मार्केट में भी, फ्यूचर मार्केट में भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 3 महीने में $100 से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में आ चुकी है। अब आपको आगे का रुख मार्केट का क्या दिख रहा है? गुड इवनिंग मिथुन जी।
डेफिनेटली अगर देखा जाए तो देखो पिछले फ्राइडे सिनेरियो टोटली डिफरेंट था, जहां हमने देखा कि कुछ रशियन पेपर लीक के बाद में प्राइजेस में कॉमेक्स में खास करके $1300 का हाई मार चुका था। बट संडे का जो अपडेट था कि टैक्स रिफॉर्म्स होने जा रहा है यूएस में, उसके बाद हमने एकाएक फॉल आते हुए देखा। ऑलमोस्ट अगर हम 8 सितंबर से आज तक का देखें तो मोटा मोटी $100 की गिरावट इंटरनेशनल में आ चुकी है। टाइमिंग मुझे लगता है कि जब तक ये टैक्स रिफॉर्म्स की बातें चल रही है और हो रहा है और इंटरेस्ट रेट हाइक का है, प्रेशर जरूर बना हो रहेगा। नो डाउट टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा ओवर सोल्ड में जरूर है, तो कहीं भी, क्योंकि ईयर एंड पे हमने जनरली देखते हैं कि पोर्टफोलियो रीसेफलिंग होती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा एक बेस बन सकता है जो $1240-1236 का रहना चाहिए गोल्ड में। ओके, अनुज गुप्ता, आपका कमेंट क्या होगा? अब ये साल का आखिरी महीना है, इस महीने के अंत तक या फिर इस साल के अंत तक आपका आउटलुक गोल्ड के ऊपर क्या है? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। मृत्युंजय, हमने दिवाली पे शो किया था जहां हमने कहा था कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो रेंज हमने वहाँ डिस्कस की थी वो यहाँ ऑलमोस्ट आ चुकी है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो बाइंग एक्टिविटी है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर आगे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या फिर जो भी यूएस के फिगर्स या डेटा है वो हमें लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेंगे। तो गोल्ड हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि दिसंबर का मंथ थोड़ा हो सकता है थोड़ा डाइसी रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी है और ईयर एंडिंग भी है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहे। तो मुझे लगता है कि जो भी डिप मिलता है वहाँ बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि जो भी गिरावट आए उस गिरावट पर बाई करके चलना बेहतर होगा। अजय केडिया, आपका क्या व्यू है? बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास अगर गोल्ड में ट्रेड करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, तो क्या करना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि जो मौजूदा प्राइस है गोल्ड का, ये निवेश के लिहाज से अट्रैक्टिव है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर देखो शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट वोलेटाइल के साथ ट्रेड होगा। बट अगर कोई लंबा निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है सोना और चांदी, खास करके अगर चांदी की बात करें तो मुझे लगता है 11.5% की गिरावट हमने पूरे जनवरी से अभी तक देख चुके, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है। वहीं गोल्ड में भी मुझे लगता है कि ये एक बेस बन चुका है। 1230-36 का जो रेंज है, या डोमेस्टिक मार्केट में हम 28,200 की बात करें, ये काफी अट्रैक्टिव लेवल है। अगर 2 से 3 महीने की अवधि की बात करें, 2018 में जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी जो कंसर्न है, इक्विटी मार्केट में थोड़ा भी अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली सबका रुख होगा वो गोल्ड की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ पहले कॉलर राजेश हैं सतना से। राजेश, पूछिए अपना सवाल। राजेश, आपको आवाज आ रही है? लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगले कॉलर हमारे साथ दिनेश हैं बीकानेर से। पूछिए दिनेश। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल जीरे और ग्वार सीड पे। जीरा और ग्वार सीड पर आप क्या जानना चाहते हैं? सर ग्वार और जीरे में भी क्या करना चाहिए, और चीनी में भी सर आज भी 3-4% का लॉस लगा है, हर रोज गिरावट बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए? चलिए, जीरा और ग्वार, इन दो काउंटर में अनुज गुप्ता क्या आउटलुक है आपका? देखिए, जीरे के अंदर देखें तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन में हुआ है। हालांकि अगर हम देखें तो नेक्स्ट मंथ से इसकी क्रॉप भी स्टार्ट होगी, और अगर हम देखें तो जो करंट फैक्टर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो एरिया है वो भी बड़ा है, साथ में जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो हो सकता है कि जीरे में आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्ट करें तो नीचे करीबन 20,500 से लेकर 20,000 तक के लेवल जीरे में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ ग्वार में बात करें तो ग्वार अगर हम देखें तो अगर हम पूरे ही प्राइस पैटर्न को वैल्यूएट करें और अगर हम पूरे ही प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो सेल ऑन राइज यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में करीबन 3700, ऊपर में करीबन 3900। तो मुझे लगता है ये रेंज बनी रहेगी। भाव जब भी ऊपर मिले 3900-4000 के आसपास तो वहां बिकवाली करके चले। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ राजीव हैं बरेली से। पूछिए राजीव। सर मेरे 5 लॉट कॉपर सेल है। 5 लॉट कॉपर आपने बेचा है? जी सर। किस भाव पर? 2870 पैसे में। ओके, आपने कॉपर में बिकवाली की है 428 पे? 2870 पैसे सर। ठीक है, अजय केडिया, क्या करना चाहिए इनको? अभी रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए? और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आपके लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके हो रहे हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अजय केडिया, कच्चे तेल को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि क्रूड मार्केट में जो बड़ी खबर थी वो आ चुकी है। उत्पादन को लेकर जो ओपेक का फैसला है कि 2018 तक उत्पादन कटौती कंटिन्यू रहेगी, उसका इंपैक्ट हालांकि मार्केट के ऊपर पहले भी दिख चुका है। लेकिन अब यहां से बाजार की चाल आपको क्या दिख रही है? और अगर अभी ट्रेड करना हो कच्चे तेल में 3700 के आसपास तो क्या करना चाहिए?
मिथुन, क्रूड की बात करें तो नो डाउट मुझे लगता है जो ओपेक की मीट हुई थी वो मार्केट में डिस्काउंटेड थी। जैसे ही हमने देखा ये न्यूज रिलीज हुई उसके बाद प्राइसेस में गिरावट है। खास करके बात है यूएस की, क्योंकि अगर ये जो भी एक्सटेंशन होता है फर्दर मोर तो इसका बेनिफिट यूएस को ज्यादा जाएगा। जिस ढंग से यूएस अपना आउटपुट कंटिन्यू बढ़ा रहा है तो वो बेनिफिशियल ज्यादा उधर होगा। इसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइसेस में डाउन ट्रेंड चालू हो चुका था। टाइमिंग मुझे लगता है कि 2-3 दिन में जो गिरावट आई थी उसके बाद आज थोड़ा रिट्रेसमेंट टेक्निकली दिखा रहा है, जो मुझे लगता है 3730 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल प्राइजेस एज ऑफ नाउ $59 के ऊपर WTI नहीं जाना चाहिए। नीचे में हम वापस देख रहे हैं कि $54 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ दीपक हैं पालनपुर से। पूछिए दीपक। जी मृत्युंजय कुमार जी। जी मेरा ये सवाल था कि कॉटन सीड ऑयल के एक 1696 रुपए ले रखा है 11 लॉट। ओके, तो अब क्या करूँ? 1696 के स्तर पर आपने 11 लॉट बाई किया है। ओके, अनुज क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में अगर हम देखें तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में जो इनकी बाइंग पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। इवन अगर हम पूरे ही कॉटन पैक की बात करें तो हमने काफ़ी तेजी इसमें आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि जो तेजी है वो आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल भाव जो है वो करीबन 4 महीने के हाई पे चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि कॉटन सीड, कपास, कॉटन सभी के अंदर तेजी का माहौल रह सकता है। ओके, नरेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ ऊंझा से। नरेंद्र पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैं बहुत मुश्किल से आपका नंबर लग गया है और बिजनेस को पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी पूछें। और मेरे को कैस्टर के बारे में सर जानना है। वो उतार चढ़ाव हो रहा है। मेरे पास, मैं किसान हूँ और 200 बोरी मेरे पास कैस्टर पड़ा है सर। वो क्या आप किसान हैं? आपके पास 200 बोरी कैस्टर का स्टॉक है। 78 रुपए ऊपर ये काउंटर आज बंद हुआ है। अजय केडिया, इनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, ओवरऑल हम देखें कैस्टर की जो री एंट्री हुई थी 2017 में वो काफी पॉजिटिव हुई थी और साथ में हमने देखा है कि कंसर्न्स बने हुए थे, उसी की वजह से प्राइजेस में तेजी थी। 2018 में भी मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी। अभी भी तेजी का रुख मेंटेन है। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी वो मुझे लगता है कि एक्चुअली क्रॉप के लिए काफी अच्छा था। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन था थोड़ा ड्रॉप मिलेगा प्राइस में, बट ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर काफी बुलिश है। जो 4,850 से 4,900 का लेवल शॉर्ट टर्म में देखने मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अनुज, अगर एग्री मार्केट को देखें तो आज चना वायदा में भारी गिरावट आई है। दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट करीब 4% लुढ़का है, तेज गिरावट के साथ बंद हुआ है। आपका आउटलुक क्या है? देखिए, चने में देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन वाइज है, जो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन आने वाला है उसका देखें तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी और थोड़ी बहुत गिरावट जीरे में, चने के अंदर देखने को मिल सकती है। नीचे अगर हम एक टारगेट लेवल को लेकर चले तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि भाव एक बार दोबारा से 4,100, 4,050 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी ये काउंटर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में मंदी की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ सुनील हैं वर्धा से। पूछिए सुनील। सर जिंक बाय किया था मैंने 199.50 रुपए। ओके, जिंक में आपकी बाइंग है। अजय केडिया, जिंक में क्या अभी कुछ तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है? मिथुन जी, अगर पूरे बेस मेटल काउंटर की बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते में जो गिरावट है उसके बाद पूरा चार्ट वाइज या सब सेंटिमेंटल हमने बिगड़ते हुए देखा। बट मुझे नहीं लगता कि ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सप्लाई कंसर्न है वो अभी भी इंटैक्ट है। और खास करके मैं काफी बुलिश हूँ बेस मेटल पे। जिस ढंग से चाइना न्यू ईयर पे हम जनरली देखते हैं पिछले कुछ सालों में कि दिसंबर में चाइना की ओर से बाइंग होती है और प्राइजेस भी काफी अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है प्राइजेस 203 का एक रेजिस्टेंट है, वहां तक का जंप देखने मिल सकता है। तो बेटर इनको होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ पे आप 203 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, मनोहर लाल है गंगानगर से। पूछिए मनोहर लाल जी। कॉटन के बारे में जानना था। 22,000 जाएगा 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी के बाद कॉटन का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं अनुज? देखिए, कॉटन के अंदर देखें तो इंटरनेशनल अगर हम भाव को ट्रैक करें तो करीबन 74 सेंट के आसपास चल रहे हैं, जो कि अगर हम देखें तो पिछले 4 महीने के हाईज पर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि कॉटन में जो ट्रेंड बना है वो भी पॉजिटिव है और हो सकता है कि इसके भाव आने वाले दिनों में 20,500 से लेकर 22,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। हालांकि अभी हमारा टारगेट 19,500 का है। मुझे लगता है अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 20,500 से लेकर 21,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक ट्रेंड कपास और कॉटन में पॉजिटिव बना है, जो कि आगे एक्सटेंड रैली कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा अजय केडिया, आपका व्यू सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर क्या होगा?
मुझे अगर सोयाबीन की बात करें तो हमने अगर दिसंबर महीने की बात करें तो प्राइस में काफी अच्छी तेजी देखी। 2850 से ऑलमोस्ट हमने 3150 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स थे वो डिस्काउंट हो चुके हैं। सोयाबीन जनवरी वायदे की बात करें तो मुझे लगता है कि एक दायरा रहेगा जो 3100 से लेकर 3170 के बीच में रहेगा। बट मैं ज्यादा वीकनेस नहीं समझता हूँ काउंटर पे। अगर 3100 का लेवल 3120 तक का लेवल मिलता है वहां पे एक मीडियम टर्म बाइंग जरूर रहेगी। वहीं अगर सोया रिफाइन की बात करें पिछले 2-3 सेशन में हमने काफी अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ डिमांड नहीं है मार्केट में, बट हम जैसे ही जनवरी में जाएंगे तो डिमांड वापस निकल सकती है। पिछले साल भी हमने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टर के जो इंपोर्ट फिगर्स थे काफी अच्छे थे। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोया ऑयल में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है, बट सोयाबीन मुझे लगता है 3100 का काफी अच्छा स्तर है, यहाँ से बाइंग एक्यूमुलेट करनी चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ कैलाश हैं हनुमानगढ़ से। पूछिए कैलाश। सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्वार है जो 10-15 दिन में बढ़ोतरी करेगा क्या? 10-15 दिन में अजय केडिया आपको लगता है ग्वार में कुछ मोमेंटम दिखेगा एक बार फिर से? जरूर मृत्युंजय, मैंने जैसे कहा था कि दिसंबर में मार्केट जो है कोई रेंज में रहेगा। तो हमने देखा 3600 से लेकर 3900 तक का लेवल। ओवरऑल मुझे लगता है 4000 का एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंट अगर ये ब्रिज कर जाता है तो मुझे लगता है मिड ऑफ जनवरी तक अब 4150 4180 जो हमने नवंबर मंथ में देखा था वहां तक का लेवल मुझे लगता है 15 जनवरी से पहले देखने मिल जाएगा। ठीक है, महेश हैं अगले कॉलर हमारे साथ चंदौसी से। पूछिए महेश। हाँ सर, मैं के सर से निवेदन करूंगा सर, अगले सप्ताह सर मेन्था में क्या होने वाला है? अगले हफ्ते मेंथा ऑयल में क्या होने वाला है अजय केडिया जी, बताएं। देखिए, मेंथा में हम जो टारगेट लेके चल रहे थे वो करीबन 1600-1650 का लेके चल रहे थे। नो डाउट वो हमारा एक्सपेक्टेशन जनवरी तक का था, बट जिस ढंग से अभी रैली हुई है मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग है। स्टे अवे, लॉन्ग अभी मत कीजिए। प्राइजेस मुझे लगता है कि 1700 तक के लेवल दिखा सकता है, वहां पे जाकर एक फेयर प्राइस बनती है जो वापस प्राइजेस 1900 तक का लेवल दिखाएगी। तो टाइमिंग सेल रही है, नीचे में 1700-1720 तक के लेवल मेंथा में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय केडिया, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मुझे लगता है बेस मेटल में जिस ढंग से हमने गिरावट देखा उसके बाद सबसे स्टार जो उभर के आ रहा है वो निकल है। करंट मार्केट से निकल बाय करके चलिए, 720 का टारगेट रहेगा। आपकी रैपिड फायर कॉल अनुज? हमारी रैपिड फायर कॉल बुलियंस में रहेगी। हमें लगता है कि सिल्वर में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 36,500 36,200 तक देखने को मिल सकता है। आपकी आखिरी कॉल अजय? मुझे लगता है नेचुरल गैस पे ध्यान रखना चाहिए। कल इन्वेंट्री के बाद काफी अच्छी गिरावट हो चुकी है। विंटर सेशन सामने है। 180 या करंट मार्केट से बाय करें तो ऊपर में 184 से 185 तक का टारगेट नेचुरल गैस में देखने मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका, और अनुज गुप्ता आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं।